हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो आपकी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसकी जो है फिजिकल सिग्निफिकेंस यानी भौतिक महत्व क्या होता है। हमने ये देखा था कि किस तरीके से कुछ आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलर होते हैं, ध्रुवीय होते हैं, वहीं कुछ नॉन पोलर होते हैं। इनके बीच पीछे रीजन क्या है ये भी हमने जाना था। इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास कोई जो है विद्युत द्विध्रुव है तो उसके अक्षीय रेखा पे किसी एक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये हमने जाना था। और हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसका जो मान आया था वो आपका आया था E = 2P/4πε0R⁴। ये हमने बात की थी एक ऐसे बिंदु की जो अक्षीय रेखा पर है यानी एक्सेल पॉइंट पर। अब हम बात करेंगे एक ऐसे बिंदु की जो कि विषुवतीय रेखा यानी इक्वेटोरियल लाइन पर हो। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि हमारे पास एक डायपोल है। आप जानते हैं डायपोल का क्या अर्थ है। जो डायपोल होता है उसमें आपके पास क्या होते हैं, आवेश होते हैं, चार्ज होते हैं, जिनका परिमाण तो बराबर होता है लेकिन इनका जो है पोलैरिटी, इनकी ध्रुवीयता अलग अलग होती है। एक आप नेगेटिव लेंगे, एक पॉजिटिव लेंगे, इन दोनों को कुछ दूरी पर रखेंगे। मान लीजिए 2a दूरी पर आप इसे रखते हैं। यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बात करें तो -2 होगा, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम एक बिंदु मान लेते हैं, ओ बिंदु, ठीक है, जो कि क्या है, ये क्या है, ये मिड पॉइंट है ए बी का केंद्र बिंदु है। अब हम क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं P, क्या लेंगे, एक पॉइंट लेंगे P जो कि इस Q के सीधे ऊपर है। यानी ये जो आपके पास क्या है, डायपोल है, द्विध्रुव है, इसके बिल्कुल इक्वेटोरियल प्लेन पे आप एक बिंदु लेंगे जो कि हम P लें। अब इस P बिंदु पर -Q और +Q आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रही है, जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करें। ठीक है, तो सबसे पहले जो अरेंजमेंट हमने अभी डिस्कस किया ये लिख लेते हैं। आप लिखेंगे, मान लें कि एक द्विध्रुव है जिसमें -Q तथा +Q आवेश बिंदु A तथा B पर है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी टू ए है। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे आप, लेट अस कंसीडर an electric dipole consisting of two charges -Q and +Q, which is
situated at a distance of 2a, ठीक है। Let O be its midpoint and P be placed at a point on an equatorial plane, ठीक है। तो इस तरीके से आप, ये हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है, नोट कीजिए। अब हम P बिंदु की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम P बिंदु की बात करें तो P बिंदु पर अगर हम बात करें इस माइनस Q की, इसका इफेक्ट पड़ेगा, इसकी फील्ड यहाँ पे लगेगी। मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लेते हैं प्लस, और उसे यहाँ पर P बिंदु पर लेके आते हैं। अब अगर हमारे पास कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है उस पर क्या करेगा, ये इफेक्ट डालेगा, प्रभाव डालेगा। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये बिंदु है, यहाँ पर नॉर्मली आपका प्रभाव कैसा पड़े, इसके कारण माइनस Q आवेश। तो P बिंदु पर जो माइनस Q आवेश है, इसके कारण जो प्रभाव पड़ेगा, ध्यान दीजिए, प्रभाव पड़ेगा तो क्या होगा, एक फील्ड लगेगी। प्रभाव क्या पड़ेगा, एक फील्ड लगेगी, विद्युत क्षेत्र लगेगा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र लगेगा। अब ये कौन सा आवेश है आपका, ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज। और आपको क्या पता है, आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज में जब हम फील्ड की बात करते हैं तो फील्ड की जो दिशा होती है वो चार्ज की तरफ होती है, यानी उसका एंडिंग पॉइंट चार्ज पे होता है, जो है स्टार्टिंग पॉइंट हमें नहीं पता। तो यहाँ पर भी इस माइनस Q के कारण जो यहाँ पर P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, विद्युत क्षेत्र लगेगा, उसकी जो दिशा होगी वो किधर होगी, इसकी ओर, यानी PA की। यानी जो यहाँ पे E2 दर्शाया गया है वह क्या है, वह बेसिकली जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा, किसके कारण, A के, ठीक। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें प्लस Q चार्ज की, किसकी बात करते हैं, प्लस Q चार्ज की। प्लस Q चार्ज के बारे में आपको क्या पता है कि यहाँ पर जो आपके इस प्लस Q चार्ज के कारण जो आवेश उत्पन्न होगा, या जो आवेश है, ये जो प्लस Q चार्ज है, इसके कारण जो फील्ड उत्पन्न होगी, जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसकी दिशा बाहर की ओर होगी, यानी ये क्या होगा, ये ओरिजिन होगा। क्या होगा, ये ओरिजिन होगा, यानी स्रोत होगा। अब यहाँ पर जो B बिंदु पर प्लस Q आवेश है, प्लस Q चार्ज है, इसके कारण P बिंदु पर जो क्षेत्र लगेगा उसकी दिशा कहाँ होगी, इस प्लस Q चार्ज से दूर, यानी बाहर। यानी E1 जो आपका क्या है, फील्ड है, वो क्या दर्शा रहा है, वो प्लस Q के कारण P बिंदु पर क्षेत्र को दर्शा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर हम A पर जो माइनस Q आवेश है उसके कारण P बिंदु पर जो क्षेत्र लग रहा है तो उसकी दिशा कहाँ होगी, P2, P से A की ओर। और B बिंदु पर जो आवेश है उसके कारण P बिंदु पर जो क्षेत्र लगेगा वो कहाँ होगी, आपका A2P, ठीक है, यानी बाहर। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे आप थीटा एंगल मान लीजिए, ये थीटा एंगल पे, ठीक है, जो ये लाइन ज्वाइन कर रही है P बिंदु को, ये थीटा एंगल। तो यहाँ पे आपका ये भी आपका थीटा एंगल पे होगा और ये भी आपका थीटा एंगल पे हो, ठीक है, ये हम यहाँ पे मान देते। अब यहाँ पर E1 और E2 जो आपके पास फील्ड यहाँ पे मिली है, ये जो फील्ड है इसको हम
तोड़ देंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है। यानी इसे हम E2 cos थीटा, E2 sin थीटा, E1 cos थीटा, E1 sin थीटा में से तोड़ दें, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं E2 की, ठीक है। E2 को आप तोड़, तो आप क्या जानते हैं, आपने ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने, देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, समकोणीय त्रिभुज है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। आपको क्या पता, इसमें आपको क्या पता है, क्या जानते हैं आप, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये जो हाइपोटेन्यूस है, ये जो हाइपोटेन्यूस है, ये जो कर्ण है, मान लीजिए सबसे पहले हम E2 की बात कर लेते हैं, ये E2 है, क्या है, E2 है। अब अगर हमें पता है कि ये जो लाइन है ABC मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे AC क्या है, E2 है। अगर हमें AB की लंबाई निकालनी है तो हम क्या करेंगे, त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके AB की लंबाई निकालेंगे। इसी तरीके से अगर हमें CB की लंबाई निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, हम त्रिकोणमिति का यहाँ पे यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे आप यूज करेंगे, और इस साइड की लेंथ यानी CB जो साइड है इसकी लंबाई निकालें। अब सबसे पहले हम AB की बात करें, अगर आपको AB निकालना है तो आप क्या करेंगे, आपको सिंपल यहाँ पे जो आपका ये बेस है और जो ये एल्टीट्यूड है, ये जो दोनों चीजें हैं, इनको निकालने के लिए आप सिर्फ जो है कॉस और साइन थीटा का यहाँ पे यूज करें, ठीक है। साइन, अगर इस केस में अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, CB अपॉन AC, ठीक है। CB कितना है, CB, AC कितना है, E2, और साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल्स हो जाएगा CB एज इट इज, AC कितना है आपका E2, यानी अगर हम CB की बात करें तो CB हो जाएगा आपका E2 साइन थीटा। यानी हम क्या कहेंगे कि जो CB है यानी जो एल्टीट्यूड है, ठीक है, जो आपका एल्टीट्यूड है, इसको आप लिख सकते हैं E2 साइन थीटा, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है AB। AB निकालने के लिए आप cos थीटा का यूज करेंगे, ठीक है। cos थीटा का यूज करेंगे, तो अगर हम cos थीटा की बात करें, cos थीटा क्या होता है, AB अपॉन AC, यानी cos थीटा हो जाएगा आपका, AB कितना है आप एज इट इज रख देंगे, AC कितना है E2, यानी आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा AB बराबर E2 cos थीटा, यानी AB की लंबाई क्या है, E2 cos थीटा। इस तरीके से आप कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। अगर सिंपली हम देखें तो अगर आपके पास इस तरीके से राइट एंगल बन रहा है, ठीक, अब ये जो लाइन है इसको आप यहाँ ले जा सकते हो, जब आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं तो ये जो आपकी लंबाई है CB, इसके पैरेलल, इसके समानांतर एक रेखा यहाँ खींच देंगे, ठीक है। ये भी आपकी क्या हो गई, CB ही हो गई, ठीक है। हम DE नाम देते हैं, DA, ठीक है। अब ये जो रेखा है, ये जो लंबाई होगी इस कंपोनेंट के लिए, ये जो लंबाई होगी वो इसके बराबर होगी, ठीक है। अब इस तरीके से अगर आपको यहाँ पे कंपोनेंट मिलता है तो आप कैसे ब्रेक करेंगे, डायरेक्ट ब्रेक करना सिखा रही हूँ मैं, ठीक है। ये आपका क्या है, E2 है, E2 के नीचे ये एंगल बना है, तो एंगल जहाँ पे बना है, ठीक है, ये जो एंगल, जो ये कोण बना है, इसके जो नीचे वाली रेखा है, इसको आप लिख सकते हैं E2 cos थीटा, और जो दूसरी लाइन है जिसपे कोण नहीं बन रहा है, इसको आप नाम दे सकते हैं E2 साइन थीटा, ठीक है। नीचे जो बेस होगा उसको आप नाम दे देंगे E2 cos थीटा, जिससे आपका एंगल जुड़ा है, और जो सिंपल ऐसे लाइन है, सीधी लाइन जो है जिसपे आपका एंगल नहीं बन रहा है, कोण नहीं बन रहा है, उसे आप E2 साइन थीटा नाम दे, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे नाम दे देंगे इन्हें, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम जब कंपोनेंट्स को तोड़ेंगे
तो E2 के लिए, ठीक है, ये आपका एंगल है, ठीक है, एंगल के साथ जो आपके पास लाइन है, सीधी रेखा, ये हो जाएगी आपकी E2 cos थीटा, और जो एंगल से दूर है ये वाली है, ये हो जाएगी E2 sin थीटा। इसी तरीके से अगर हम बात करें E1 की, तो E1 का ये एंगल इधर है, तो एंगल के साथ जो लाइन होगी इसका नाम हो जाएगा E1 cos थीटा, और ये जो सीधी रेखा है इसका नाम हो जाएगा E1 sin थीटा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कंपोनेंट छोड़ने हैं। ध्यान रखना है जब भी आप किसी लाइन को ले रहे हैं, ठीक है, वो अगर किसी लाइन के साथ थीटा एंगल बना रही है, किसी सीधी रेखा के साथ, तो जो नीचे वाला जो उसके लाइन है जिसके साथ वो थीटा एंगल बना रही है या कोई भी अल्फा बीटा बना रही है, तो उसका नाम हो जाएगा, जैसे यहाँ पे है E2 cos थीटा, और जो उसके वो लाइन जो कि सीधी है, परपेंडिकुलर है बेस के, और जिसके साथ जो है आपका जो लाइन है वो थीटा एंगल नहीं बना रही है, उस लाइन को आप ले लेंगे साइन थीटा में, यहाँ पे E2 साइन थीटा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे कंपोनेंट्स आपको ब्रेक कर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे कंपोनेंट टूट गए। अब हम बात करते हैं E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा। आप देख सकते हैं दोनों लाइनें जो है वो विपरीत दिशा में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, एक ऊपर की ओर है, एक नीचे की ओर है, ठीक है। अब ये क्या कर रही हैं, यहाँ पे अगर हम E1 और E2 की बात करें, दोनों विपरीत है, दिशा दोनों की विपरीत है। E1 और E2 की बात करें तो E1 और E2 का मान आपका बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि E1 और E2 जिस जिस आवेश के कारण, जिस चार्ज के कारण उत्पन्न हो रहा है वो सेम है। जब इनका मैग्नीट्यूड सेम है तो आपकी E का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? सेम होगा। आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें E की, तो E किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका? एक तो R के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। दोनों साइड आपका वैल्यू जो होगी वो दूरी भी आपकी सेम होगी, ठीक है, दूरी सेम होगी और Q भी सेम है, यानी दोनों E1 E2 आपके बराबर। तो यहाँ पे E1 और E2 क्या होंगे? आपके बराबर होंगे, और दोनों क्या है? साइन थीटा है और विपरीत दिशा में है, तो दोनों क्या करेंगे? आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो है आपका ये मिड पॉइंट है, दोनों एंगल बराबर है, तो आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोनों साइड बराबर हो। यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? ओ मिड पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये ए हो जाएगी लंबाई, ये लंबाई आर है, तो ये जो दूरी है यानी पीबी कितनी आएगी? पीबी का स्क्वायर आ जाएगा आपका, ये आपका ए स्क्वायर है या आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी पीबी जो आ जाएगा रूट में आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर भी ये ए है, ये आर है, तो इसकी भी लंबाई या इसकी भी जो दूरी है वो सेम आएगी। एक आप थीटा एंगल से भी समझ सकते हैं और आप निकाल भी सकते हैं कैलकुलेटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये दूरी भी बराबर है, ठीक है, और ये दोनों आपके क्या हो गए? कंपोनेंट कैंसिल हो गए। बचा कौन सा कंपोनेंट? ये वाला पी आर, ठीक है। तो यहाँ पर E2 cos थीटा और E1 cos थीटा दोनों एक ही दिशा में, यानी यहाँ पर दोनों के दोनों कंपोनेंट क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो आप क्या कर देंगे? यहाँ पर जो इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र लगेगा या विद्युत क्षेत्र तीव्रता लगेगी वो कितनी होगी? E1 cos थीटा प्लस E2 cos, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसे थ्योरी में लिखते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे, मान ले प्लस क्यू आवेश, साथ साथ लिखते रहेंगे, आवेश के कारण P बिंदु पर E1
विद्युत क्षेत्र तीव्रता लगती है। लेट 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 E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी be produced by चार्ज प्लस Q। तो यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी, उसका मान क्या होगा? E1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन जो है R स्क्वायर यानी दूरी का वर्ग यानी PB का स्क्वायर। तो यानी E1 हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन PB। PB कितना आया हमारा? हमने अभी कैलकुलेट किया, कितना आया था? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट का स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरीके से आपका, ठीक है, इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए। और इसी तरीके से मान ले -Q के कारण E2 विद्युत क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न होती है। लेट E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी be produced by -Q चार्ज। तो E2 हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, यहाँ पे जो दूरी आएगी वो आपकी PA आएगी। ठीक है, PA दूरी। PA का स्क्वायर यानी E2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट का। अब इनकी जो डायरेक्शन है वो भी लिख लेंगे साथ में। तो E1 कहाँ पे होगा? E1 कहाँ पे होगा? जैसे कि मैंने बताया अलोंग BP, ये ठीक है, BP अलोंग B। इसी तरीके से अगर हम बात करें, किसकी बात करें? E2 की, तो E2 कहाँ होगा? PA की तरफ अलोंग P। साथ साथ लिखते रहेंगे। ठीक है, अब हमारे पास E1 E2 का मान आ गया। अब हम इसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। let us break E1 and E2 into its rectangular component। ठीक है, तो यहाँ पे E1 का क्या होगा? E1 cos थीटा हो जाएगा और E1 sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से आपका E2 cos थीटा और E2 sin थीटा हो जाएगा। अब हम इनकी दिशा देख लेते हैं, इनकी डायरेक्शन क्या है। सबसे पहले E1 cos थीटा, किसकी बात कर रहे हैं हम? E1 cos थीटा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो E1 cos थीटा कहाँ पे होगा?
पी बी, पी से पी के अलॉन्ग और बी ए के पैरेलल यानी समानांतर। तो आप लिखेंगे अलॉन्ग पी आर, ठीक है, अलॉन्ग पी आर यानी पी आर के अलॉन्ग पी आर की तरफ, एंड क्या होगा पैरेलल टू, पैरेलल टू समानांतर होगी किसके, आपकी बी ए, बी ए के समानांतर, ठीक है। E1 साइन थीटा किस तरफ है आपका, E1 साइन थीटा है आपका, E1 साइन थीटा है O से P की तरफ, आप लिखेंगे OP, O से P की ओर, ठीक है, ये E1 साइन थीटा, तो आप लिखेंगे अलॉन्ग OP। नेक्स्ट है E2 कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा कैसे लिखेंगे, E2 कॉस थीटा भी आपका PR की तरफ है और BA के अलॉन्ग या BA के पैरेलल, अलॉन्ग PR पैरेलल टू BA, ठीक है, यानी PR के अलॉन्ग या PR की तरफ और पैरेलल होगा BA। नेक्स्ट है E2 साइन थीटा, E2 साइन थीटा की बात करें तो ये P से O की ओर, तो आप लिखेंगे अलॉन्ग PO, ठीक है, यानी P से O की ओर, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे कि ये E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा क्या है, बराबर है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आप लिखेंगे E1 साइन थीटा और एंड E2 साइन थीटा are in opposite direction, are equal and opposite, यानी बराबर और उल्टे हैं या विपरीत दिशा में है, बराबर तथा विपरीत दिशा में है, तो क्या होगा, सो दे कैंसिल ईच अदर। और जैसे कि अभी हमने बात की थी E1 cos थीटा और E2 cos थीटा जो है वो एक साथ है तो ऐड हो जाएगा, तो आपका जो टोटल फील्ड होगी, टोटल फील्ड एट P यानी P पर कुल विद्युत क्षेत्र जो होगा वो होगा आपका E इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है, इस तरीके से आपका आ जाएगा यहाँ, ठीक है, नोट कीजिए। अब E1 और E2 दोनों सेम है तो ऐड हो जाएगा ये डायरेक्ट, तो आप लिख सकते हैं E इक्वल्स टू E1 की वैल्यू डाल दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल 1/2 cos थीटा प्लस ये भी आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल 1/2 cos थीटा, दोनों ऐड हो जाएंगे, सेम है, तो ये E इक्वल्स टू 2Q cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल 1/2, तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पे आएगा, नोट कीजिए। अब यहाँ पे आप जो है cos थीटा की वैल्यू रख देंगे तो E इक्वल्स टू हो जाएगा 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल 1/2, cos थीटा की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, cos थीटा रखेंगे तो आपका आ जाएगा, ये रख सकते हैं आप AO अपॉन AP, तो AO है आपका A और AP क्या है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल ट्रू, तो A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल 1/2, तो ये हो जाएगा E इक्वल्स टू 2QA अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों ऐड हो जाएंगे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, हाफ प्लस हाफ 1, तो E इक्वल्स टू
2qa अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये आपका p हो गया है, तो इक्वल्स टू p अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, नोट कीजिए। तो बच्चों आज हमने जो है आपका एक फॉर्मूला डिराइव किया है, जो कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है किसी एक डायपोल यानी किसी द्विध्रुव के कारण जो उत्पन्न होता है किसी एक इक्वेटोरियल प्लेन। आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। आपको इस डेरिवेशन को रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।